नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का समसामयिक की घटना चक्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और आपकी जो भी दिनचर्या है पढ़ाई लिखाई से संबंधित वो जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। हम लोग दोस्तों एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं। ये जो बुक है दोस्तों, आप जिसको बोर्ड पर ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, जीएस सामान्य अध्ययन, जो भी पूर्व परीक्षाएं हुई हैं उन पूर्व परीक्षाओं में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों का दोस्तों तथ्यात्मक अध्यावर्ष संकलन करके ये बुक तैयार की गई है, जो आपको मार्केट में बहुत ही कम दामों पर उपलब्ध है। आप इसको चाहें तो बहुत आसानी से परचेज कर सकते हैं। इसी से संबंधित जो दोस्तों सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में दोस्तों हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो भी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए हुए हैं उसको लेकर के चल रहे हैं। आज दोस्तों पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित 2 क्लास लेक्चर हो चुका है, आज ये तीसरा लेक्चर है। आज हम लोग अगर पहले पॉइंट की बात करें तो दोस्तों याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जैव विविधता दिवस दोस्तों हर साल 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? हर साल 22 मई को मनाया जाता है। सबसे पहले इस यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली चीज है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कब? 22 मई को। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है कि जैव विविधता दिवस कौन मनाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। आप दोस्तों जब भी कोई दिवस के बारे में पढ़िए, जब भी आप किसी दिवस के बारे में पढ़ते हैं तो पढ़ते समय दोस्तों 2 चीजें हमेशा दिमाग में रखने की जरूरत है। पहली चीज कि वो कब मनाई जाती है, यानी उस डेट को याद रखना है। कोई भी दिवस कब मनाया जाता है उस डेट को याद रखना है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि जो थीम है उस थीम को याद रखना है। यानी पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ते समय जो 2 चीजें हैं वो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है कि आप उसके थीम को याद रखिए, और दूसरा जो महत्वपूर्ण है दोस्तों कि वो कब मनाया जाता है, वो डेट क्या है वो याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें कि जैव विविधता दिवस जो 22 मई को मनाया जाता है दोस्तों, उसकी थीम क्या है? तो सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। जो 2022 में जो विश्व पर्यावरण जैव विविधता दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या है? 2022 की सभी जीवन के लिए एक साझा सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। भविष्य का निर्माण, ये आपका जो 2022 का जो जैव विविधता दिवस है उसकी थीम है। ठीक है, चलिए आते हैं दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से लेकर के 2020 तक घोषित किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जैव विविधता दशक संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2011 से 2020 तक के समय को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। ठीक है, अगर आप एग्जाम में आ जाए कि जैव विविधता दशक घोषित किया गया है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया है। कब से कब तक किया गया है? 2011 से लेकर के 2020 तक का जो समय है उसी को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। चलिए आते हैं दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट पे। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल है। अगर आपसे पूछ दे कि भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल हैं, तो प्रीवियस ईयर में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। याद रखिएगा भारत में कुल 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो पूर्वी हिमालय, दूसरा है दोस्तों पश्चिमी घाट, तीसरा है दोस्तों म्यांमार भारत की सीमा, और चौथा है दोस्तों सूडालैंड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि भारत में कुल जैव विविधता जो हॉट स्पॉट स्थल है वो 4 है। एक है पूर्वी हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है म्यांमार भारत की सीमा, और चौथा है दोस्तों सूडालैंड। ठीक है, आते हैं दोस्तों अगले बात पॉइंट पे। तो हॉट स्पॉट जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1988 यानी 1988 में हुआ था। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज है दोस्तों कि हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दोस्तों नॉर्मन मायर्स महोदय ने। किसने किया था? नॉर्मन मायर्स महोदय ने। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। बात करते हैं दोस्तों कि हॉट स्पॉट है क्या। अब तक आपने पढ़ा कि हॉट स्पॉट भारत में कितने स्थल हैं, आपने पढ़ा हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। अब हम लोग दोस्त बात करते हैं कि हॉट स्पॉट से क्या तात्पर्य है। जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही
उन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है, वैसे क्षेत्र को दोस्तों हम लोग हॉट स्पॉट बोलते हैं। यानी हॉट स्पॉट का मतलब ये होता है, ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता और स्थानीय जातियों की अधिकता तो पाई जाती है, लेकिन उस क्षेत्र में इन जातियों और प्रजातियों की अस्तित्व पे निरंतर क्या होता है, संकट बना रहता है। ऐसे क्षेत्र को हम लोग हॉट स्पॉट स्थल के रूप में चिन्हित करते हैं। ठीक है, जिसकी संख्या भारत में कितनी है, भारत में हॉट स्पॉट स्थलों की संख्या कितनी है, 4 है। ये चीज आपको दिमाग में रखिएगा। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है उसको हम लोग बोलते हैं सिकोया। क्या बोलते हैं दोस्तों, सिकोया। अगर सिकोया की बात करें दोस्तों, ये जो सिकोया की अगर बात करें कि इसकी उपस्थिति कहाँ है या इसका विस्तार कहाँ देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये कैलिफोर्निया का जो तटीय क्षेत्र है, जो कैलिफोर्निया का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर हमको देखने को मिलता है। और दूसरा चीज दोस्तों, जो उत्तरी अमेरिका का, यानी उत्तरी अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का संयुक्त राज्य अमेरिका का जो दक्षिण पश्चिमी इनका जो कोना है वहां पर हमको इसका विस्तार देखने को मिलता है। याद रखिएगा, यहां पर जो याद रखने वाली चीज है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि विश्व का सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों सिकोया। क्या बोलते हैं दोस्तों, सिकोया। चलिए दोस्तों आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, किसी प्रजाति को हम लोग विलुप्त कम मानते हैं। यानी हमारे पर्यावरण पारिस्थितिकी में कोई प्रजाति अगर है तो उस प्रजाति को हम लोग विलुप्त कम मानते हैं जब वह अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्षों तक दिखाई नहीं देता है दोस्तों, 50 वर्षों तक। यानी जब कोई प्रजाति अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों से नहीं दिखाई देता है तो हम लोग उसको क्या मान लेते हैं, विलुप्त मान लेते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ यानी आईयूसीएन यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संघ, इसके द्वारा विलुप्त के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की जो सूची जारी की जाती है वो कौन है। यानी आईयूसीएन एक सूची जारी करती है दोस्तों जिसका नाम है रेड डाटा बुक। तो सबसे पहले यहाँ पर जो याद रखने वाली चीज है, अगर आपसे पूछ दें कि रेड डाटा बुक कौन सी संस्था जारी करती है, तो याद रखिएगा आईयूसीएन के द्वारा जारी करती है। आईयूसीएन के बारे में बात करें दोस्तों, तो आईयूसीएन की स्थापना 1948 यानी 1948 ईस्वी में हुई थी। इस चीज को भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। अगर इसके मुख्यालय की बात करें दोस्तों, इसके हेडक्वार्टर की हम लोग पिछले क्लास से बात कर चुके हैं, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड, इसके स्विट्जरलैंड में एक जगह है ग्लैंड, वहीं पर हमको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। इसी के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है जिसमें पौधों एवं पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित होती है। किस पौधे पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित होती है दोस्तों, जो विलुप्त के कगार पर खड़े हैं और संकटग्रस्त स्थिति में, उन्हीं से संबंधित जो सूची जारी की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रेड डाटा बुक। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो याद रखने वाली है कि रेड डाटा बुक जारी कौन करता है, तो आईयूसीएन जारी करता है। उसका फुल फॉर्म, उसकी स्थापना, उसका मुख्यालय, इस सब महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग बात कर चुके हैं। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। वर्ष 1975 में यानी 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया। एक ऐसा राज्य जो 1975 ईस्वी में भारत का एक अभिन्न अंग बन गया, इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है। वो कौन सा राज्य है जिसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी और उसको हम लोग दोस्तों वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, वो राज्य है सिक्किम, जिसकी स्थापना 36वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हुआ था। इसी के द्वारा स्थापित जो राज्य सिक्किम है उसको दोस्तों हम लोग वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग बोलते हैं। इसको वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग बनने के पीछे जो तात्पर्य है दोस्तों उसको ध्यान में रखिएगा। ये जो राज्य है, जो हमने अभी बात किया कि भारत में जो 4 हॉट स्पॉट स्थल हैं, उन्हीं 4 हॉट स्पॉट स्थलों में थे दोस्तों जो पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट स्थल की हमने अभी बात किया था, पूर्वी हिमालय का, इसी हॉट स्पॉट स्थल में ये सिक्किम हमको देखने को मिलता है। यही वजह है कि इसको हम लोग वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग बोलते हैं। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ठीक है, यानी जो बायोडायवर्सिटी है उनके कंजर्वेशन के लिए जो महत्वपूर्ण रणनीति अपनाई जाती है दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसके लिए जो रणनीति अपनाई जाती है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं जैव मंडल
रिजर्व। इसके बारे में आने वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जयमंडल रिजर्व क्या होता है, या जयमंडल आरक्षित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य से आप क्या समझते हैं। हम लोग पूछेंगे, पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं, और कौन कौन से भारत में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, कहां पर है, सब कुछ इसके बारे में आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ याद रखिएगा आप इस चीज को, आने वाले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो महत्वपूर्ण रणनीति अपनाई जाती है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं जैवमंडल रिजर्व के बारे में। चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। क्रायो बैंक ex-situ संरक्षण के लिए जो गैस सामान्यतः प्रयोग में लाता है उस कौन सी गैस है। तो याद रखिएगा, क्रायो जो बैंक है ex-situ क्या नाम है, संरक्षण के लिए, ex-situ का संरक्षण की बात करें दोस्तों, यानी बाह्य स्वतः संरक्षण की बात कर रहे हैं। इसमें गैसों को कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस जो है प्रयोग में लाई जाती है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों जो ex-situ कंजर्वेशन है, तो वन संरक्षण से संबंधित यानी वन को संरक्षित करने के लिए दो विधि अपनाई जाती है। कितनी विधियां दोस्तों, दो विधियों को अपनाया जाता है। अगर उस विधि की हम लोग अगर बात करें दोस्तों, अगर उस विधि की हम लोग बात करें तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, वन संरक्षण से संबंधित जो विधि अपनाई जाती है, वन संरक्षण से संबंधित जो विधियां अपनाई जाती है वो दो विधि होती है। अगर एक विधि की बात करें जिसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, और जो दूसरी है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं ex-situ कंजर्वेशन, ex-situ कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन यानी जिसको हम लोग बोलते हैं स्वस्थानिक संरक्षण, और ex-situ कंजर्वेशन नाम से ही स्पष्ट होगा, ex-situ कंजर्वेशन यानी बाह्य स्थानिक संरक्षण। इन सीटू कंजर्वेशन यानी स्वस्थानिक संरक्षण की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो भी पेड़ पौधे या जो जातियां होती हैं या प्रजातियां होती हैं उनको उन्हीं के निकेत में संरक्षित किया जाता है। जब किसी पेड़ पौधों या प्रजातियों को उन्हीं के निकेत में संरक्षित किया जाता है तो वो जो विधि अपनाई जाती है उनको संरक्षण के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों इन सीटू कंजर्वेशन। और जब पेड़ पौधों या किसी खास प्रजाति को उनके आवास से निकाल करके किसी दूसरी जगह उनको संरक्षित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया के द्वारा जो विधि अपनाई जाती है दोस्तों उसको हम लोग नाम देते हैं ex-situ कंजर्वेशन। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि दोस्तों आप लोग इन सीटू कंजर्वेशन और ex-situ कंजर्वेशन में जो अंतर है वो समझ चुके होंगे। इस दोनों विधि के द्वारा, इन सीटू और ex-situ कंजर्वेशन दोनों विधि के द्वारा दोस्तों जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या जैवमंडल क्षेत्र, जैवमंडल क्षेत्र, यानी इस दोनों विधियों के द्वारा या इस दोनों विधियों को अपनाकर, इन सीटू और ex-situ कंजर्वेशन को अपनाकर वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल क्षेत्र में पेड़ पौधों को या प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों इन ex-situ कंजर्वेशन या जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य स्थानिक संरक्षण, इसके द्वारा जब प्रजातियों या पेड़ पौधों को संरक्षित किया जाता है तो इसके अंतर्गत आता है, जब आपके एग्जाम में अगर पूछ दे, जैसे बात करते हैं दोस्तों जीन बैंक की, जीन बैंक, बात करते हैं दोस्तों प्रजनन केंद्रों की, प्रजनन केंद्रों की, बात करते हैं दोस्तों चिड़ियाघर, जिसको आपने काफी घुमा फिरा होगा, उसी चिड़ियाघर की हम लोग बात कर रहे हैं। आपने घरों में सजावट के लिए ड्राइंग रूम वगैरह में आप लोग एक्वेरियम देखते होंगे। ये सब जो भी आप इस चीज के जीन बैंक, प्रजनन केंद्र, चिड़ियाघर, एक्वेरियम, ये सब चीजें जो आप देखने को मिलता है, इसमें जो भी हमको पेड़ पौधे या जीव जंतुओं को जो संरक्षित किया जाता है ये ex-situ कंजर्वेशन यानी बाह्य स्थानिक संरक्षण के अंतर्गत आता है। अगर आप एग्जाम में पूछ देगा कि जीन बैंक, प्रजनन केंद्र, चिड़ियाघर या एक्वेरियम
वन संरक्षण की किस विधि के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा एक्स सिटू कंजर्वेशन, जिसको हम लोग वाह्य स्थानिक संरक्षण के नाम से जानते हैं। आते हैं दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट पे। ये सब जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं, ये कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, और भविष्य में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उस एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न बनने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। आपको जो भी पेपर वगैरह दे रहे होंगे वो उनको जब पेपर देते समय आप देखिएगा, आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर से रिपीटेड होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को गलत करना क्या होता है, एक गुनाह होता है। यानी अगर आप प्रीवियस ईयर में जो आए हुए प्रश्नों को अगर आप गलत कर देते हैं तो आपके कंपटीशन से बाहर होने की जो अनुपात है या जो चांसेस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें बस इतना प्रयास किया जा रहा है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से एक सीक्वेंस में आपके सामने लाकर रख दिया जाए, और सिर्फ आप इसको अच्छे से देख लें, और कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट इस पॉइंट उस टॉपिक के सिवा जो भी और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको बताते हुए चले, उसको नोट करते रहिए, और उसको देख आप सिर्फ एग्जाम के पहले रिवाइज करके चले जाइए। आप ज्यादा से ज्यादा उससे जितने भी संबंधित क्वेश्चन आएंगे आप उसको बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। आज के दोस्तों अगले पॉइंट पर हम आते हैं। अगले पॉइंट पर बात करें दोस्तों कि वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्रजातियों का संरक्षण। हमने अभी बात किया कि उनके संरक्षण के लिए उनके प्राकृतिक आवास से पृथक करके जब हम लोग दूसरे आवास में उनको संरक्षित करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स सिटू संरक्षण। इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। ये भी हम लोग देख चुके हैं कि एक्स सिटू संरक्षण के अंतर्गत क्या क्या आता है। हमने बात किया था जीन बैंक, उत्तक संवर्धन केंद्र, वानस्पतिक उद्यान, एक्वेरियम, चिड़ियाघर, ये सब एक्स सिटू कंजर्वेशन या एक्स सिटू संरक्षण के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम लोग वाह्य वासन या एक्स सिटू संरक्षण रणनीति के नाम से भी जानते हैं या वाह्य स्थानिक संरक्षण के नाम से भी जानते हैं। चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सबसे अधिक पृथ्वी पर अगर बात करें जैव विविधता की दोस्तों तो कहां पाई जाती है, तो जो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है दोस्तों, यहां पर हमको सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात करें दोस्तों तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो अक्षांशीय विस्तार है उसी विस्तार को हम लोग उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के नाम से जानते हैं, जहां पर जैव विविधता हमको काफी ज्यादा देखने को मिलती है या सर्वाधिक देखने को मिलती है। अगर बात करें थोड़ा सा समझाने का आपको प्रयास करूं दोस्तों, मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहां पर हम लोग विषुवत यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग इक्वेटर या विषुवत रेखा कहते हैं, ये विषुवत रेखा हमारे पृथ्वी को उत्तरीय गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या करता है, बांटता है। इसी के उत्तर में जो 10 डिग्री अक्षांश है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसके विषुवत रेखा के जो दक्षिण में जो 10 डिग्री अक्षांश है, जिसको हम लोग बोलते हैं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसी के बीच का जो ये क्षेत्र है, इसी को हम लोग दोस्तों किस नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इस वाले रीजन में आप देखोगे क्या नाम है, तापमान भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है, वर्षा भी काफी अच्छी खासी होती है, तो वर्षा भी काफी अच्छी खासी हो रही है, तापमान भी ठीक ठाक हमको देखने को मिलता है, उच्च तापमान देखने को मिलता है। तो इस रीजन में जब बारिश की मात्रा अधिक है तो स्वाभाविक सी बात है ऐसे रीजनों में क्या नाम है, पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के वास करने की जो प्रतिशतता होगी वो ज्यादा होगी। यही वजह है कि दोस्तों इस रीजन में हमको जैव विविधता सर्वाधिक देखने को मिलती है, क्योंकि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को के विकास के लिए काफी अनुकूल वातावरण होता है। ठीक है, चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक जैव विविधता पूछ दे अगर आपसे कि सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर पाया जाता है, तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में हमको देखने को मिलता है। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। शांत घाटी, शांत घाटी अवस्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों शांत घाटी हमको केरल राज्य में देखने को मिलता है। ये क्या है, ये भारत का दक्षिणी राज्य है, जो एक तटीय राज्य है, जिसकी राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम हमको देखने को मिलती है। तो शांत घाटी कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। एक साइलेंट वैली परियोजना भी दोस्तों चलाई गई थी। ये साइलेंट वैली परियोजना भी किस राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है, ये सब आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसको आपके सामने हम लोग लेकर के आ रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा सबसे पहले कि शांत घाटी भी केरल में स्थित है, और जो साइलेंट वैली जो परियोजना है वो भी केरल राज्य में शुरू की गई थी। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी अवस्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों फूलों की घाटी हम लोग उत्तराखंड में देखते हैं। इससे भी संबंधित काफी सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ये बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो फूलों की घाटी कहां पर अवस्थित है दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित है, जिसका राजधानी कहां है, देहरादून है। ये राज्य जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बनाया गया है। ठीक है, इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे।
रामसर सम्मेलन संरक्षण, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो रामसर सम्मेलन संरक्षण है दोस्तों, वो नम भूमि या इसी को हम लोग आर्द्र भूमि भी बोलते हैं, इसी से संबंधित है। अगर आपकी एग्जाम में पूछ दे कि नम भूमि या आर्द्र भूमि से संबंधित कौन सा सम्मेलन उससे संबंधित है, तो याद रखिएगा जो रामसर सम्मेलन है वो किससे संबंधित है, आर्द्र भूमि या नम भूमि से संबंधित है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और बात करें दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रामसर सम्मेलन के बारे में, या रामसर जो अभी समय है उसके बारे में। अगर उसके बारे में बात करें कुछ चीजें दोस्तों, तो याद यहाँ पे रामसर सम्मेलन। पहली बात यहां पे याद रखिएगा दोस्तों, जो रामसर है वो ईरान में स्थित एक जगह है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रामसर। रामसर कहां पर है, ईरान में स्थित है। सबसे पहले इस चीज को दिमाग में रखिएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इसमें ध्यान रखने की है वो ये है, ये रामसर जो सम्मेलन है वो किससे संबंधित है, तो आर्द्र भूमि से संबंधित है, ठीक है। जो तीसरा पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा, अगर इसकी हम लोग बात करें, इसकी नींव कब पड़ी थी, इसकी नींव पड़ी थी दोस्तों 2 फरवरी यानी 2 फरवरी 1971, 1971 ईस्वी को इसकी नींव पड़ी थी, ठीक है। अगर इसकी बात करें दोस्तों, इसका जो पूर्ण क्रियान्वयन कब हुआ था, इसका जो पूर्णतः क्रियान्वयन हुआ था दोस्तों 1975 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1975 में, 1975 ईस्वी में हुआ था। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा इस पे जितने हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, यानी कितने देश हैं जो इस पर साइन किए हुए हैं, याद रखिएगा हस्ताक्षरकर्ता जो देश हैं, हस्ताक्षरकर्ता देशों की अगर बात करें तो वो है 172 यानी 172 देश है, ठीक है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, यानी अगर रामसर सम्मेलन जो है उसके अगर मुख्यालय की बात करें, इसका दोस्तों मुख्यालय हमको ग्लैंड, जिसका आयुष्यन का भी ये मुख्यालय है, यही ग्लैंड जो है जो कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। ये आयुष्यन का भी मुख्यालय है, हम लोग पढ़ चुके हैं। और यही ग्लैंड जो दोस्तों इसका भी मुख्यालय है, WWF का भी मुख्यालय है, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं रामसर सम्मेलन के बारे में, जो आपके एग्जाम में अगर घुमा फिरा कर कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ये सब पॉइंट आप लोग जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। हो सकता है आपको थोड़ा सा लिखने में, मेरे हैंडराइटिंग अगर समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मेरे बातों को भी ध्यानपूर्वक सुनिए। इसको देखने के साथ साथ आप हर पॉइंट को आप क्या करिए, नोट करते हुए चलिए। आपकी एग्जाम में संबंधित जो इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आ जाएगा, इससे बाहर जाने के चांसेस क्या है, काफी कम है। चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमि की सूची है, इस सूची में दोस्तों भारत के कितने स्थल शामिल हैं। याद रखिएगा दोस्तों, वर्तमान समय में रामसर सूची में भारत के कुल 49 यानी 49 स्थल शामिल है। कितने दोस्तों, 49 स्थल शामिल है। अगर इसकी बात करें दोस्तों, 49 स्थलों की अगर बात करें तो याद रखिएगा इसके बारे में, जो 49वां स्थल हाल ही में शामिल किया गया था, जो 49वां स्थल हाल ही में शामिल किया गया दोस्तों, उसका नाम है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये दोस्तों जो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कहां देखने को मिलता है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है दोस्तों, संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर में। इसको हाल ही में रामसर स्थल में शामिल किया गया था। तो वर्तमान समय में भारत के कितने स्थल हैं जो रामसर स्थल में शामिल हैं, तो 49। और जो 49वां स्थल है वो कौन सा है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कहां पर है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। इसकी अगर स्थापना की बात करें दोस्तों, इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1980 ईस्वी में। इस चीज को भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल हैं, याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामस्थल क्या है, रामसर स्थल शामिल है, ठीक है। कितने, 10। चलिए, इसी साल जिस साल हमको दोस्तों बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है 49वां है, 49वां जो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो स्थल है जो रामसर शामिल किया गया था, उसी साल जो 48वां रामसर स्थल है वो शामिल किया गया था दोस्तों, उसका नाम है, याद रखिएगा, खजेड़िया, खजेड़िया पक्षी अभ्यारण्य।
ये कहां पर स्थित है दोस्तों? ये स्थित है जामनगर में। जामनगर में, जो कहां पर है दोस्तों? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी, 1920 में। ठीक है, चलिए आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। इससे संबंधित अगर और महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा रामसर सूची में जो शामिल स्थल है किस देश के? याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के सर्वाधिक रामसर सूची में शामिल रामसर स्थल है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी है। अगर भारत की बात करें कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसका रामसर सूची में सर्वाधिक जो स्थल शामिल है, तो सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा, गुजरात का। उसके बाद हमको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप सेकंड पॉइंट को अगर दिमाग में नहीं भी रखें कोई बात नहीं, लेकिन पहला पॉइंट आप लोग जरूर दिमाग में रखिएगा। चलिए आते हैं दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट पे। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि है। याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी जो आर्द्रभूमि है वो कहां पर देखने को मिलती है दोस्तों? हमको गुजरात में देखने को मिलती है, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। काफी ऐतिहासिक स्थल है, जिसके बारे में आप लोग इतिहास में काफी कुछ इसके बारे में पढ़े होंगे, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कौन सा है? याद रखिएगा दोस्तों, जो बिहार का जो प्रथम रामसर क्षेत्र है वो है कबरताला आर्द्रभूमि। कौन सा दोस्तों? कबरताला आर्द्रभूमि, जो कहां पर है? हमको बिहार में बेगूसराय में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहां पर जो याद रखने वाली चीज है, आपके एग्जाम में मैच द फॉलोइंग करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से उसी में अगर ये पूछ दे कि कबरताल आर्द्रभूमि कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा बिहार में बेगूसराय में स्थित है, जिसको रामसर क्षेत्र में शामिल किया गया है। कहां पर? रामसर में। और ये बिहार का प्रथम स्थल है, इसको रामसर क्षेत्र में शामिल किया गया है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में जो आपको 4 है, मैक्सिमम 4 ही अभी तक देखने को मिला है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। उस 4 में आपने देखा होगा, अगर आपको 1 या 2 आ रहा है तो आप बहुत ही आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस तरह से ज्यादातर क्वेश्चन जो है आर्द्रभूमि वगैरह से संबंधित, स्थल वगैरह के बारे में जो पूछता है, वो ज्यादातर हमको वर्तमान समय एग्जामों में मैच द फॉलोइंग करके ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब जो महत्वपूर्ण खास करके जिस साल आप एग्जाम दे रहे हैं उस साल में जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम को आप लोग उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, यानी आप इतिहास से संबंधित से जोड़ करके वर्तमान समय में उसकी क्या दिशा है, सरकार ने उसमें क्या परिवर्तन किए, या वैश्विक स्तर पे उसका क्या महत्वपूर्ण है, उससे महत्वपूर्ण क्या फैक्चुअल चीजें हैं, ये सब उसका भौगोलिक दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है, किस तरह से महत्वपूर्ण है, इस परिप्रेक्ष्य से किसी घटनाक्रम को वास्तव पढ़ेंगे आप दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप उससे संबंधित जो भी ऐतिहासिक चीज है, उससे संबंधित भूगोल में क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, उससे संबंधित पर्यावरण पारिस्थितिकी में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उससे संबंधित वर्तमान समय में सरकार या वैश्विक स्तर पर कोई संस्थाएं क्या चेंजेस लेकर के आई है, उस सब दृष्टिकोण को आप एक जगह लेकर के चलेंगे तो आपसे उससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा एग्जाम में बहुत ही आसान तरीके से आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। तो पढ़ने का दृष्टिकोण ऐसे ही होना चाहिए। इसी पढ़ाई को दोस्तों हम लोग स्मार्ट स्टडी कहते हैं। इसी चीज को अपना करके आप चाहेंगे बहुत ही कम समय में बहुत ही प्रोडक्टिविटी जो पढ़ाई होती है उस चीज को आप लोग लेकर के आ सकते हैं। तो पढ़ने का दृष्टिकोण ऐसे रखने का प्रयास करिएगा जिसकी वजह से आपको क्या होगा, एग्जाम में उससे संबंधित कुछ भी नया प्रश्न अगर आपके सामने आता है तो आप बहुत ही आसानी से उसको करके चले आएंगे। ठीक है, तो आंख कान नाक को हमेशा खोले रखिए पढ़ते समय, जिसकी वजह से कोई भी चीज कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे बाहर न जा पाए। आते हैं दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट पे, बात करते हैं दोस्तों प्रवाल भित्तियां। तो जिनमें प्रवाल भित्तियां पाई जाती है, तो याद रखिएगा भारत की अगर बात करें दृष्टिकोण से तो प्रवाल भित्तियां दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, यानी अगर सिस्टमैटिक तरीके से बात करें तो कच्छ की खाड़ी, उसके बाद मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें ऐसे, ठीक है, मान लीजिए अगर ये इंडिया है तो यहाँ पर दोस्तों कच्छ की खाड़ी, यहाँ पर दोस्तों मन्नार की खाड़ी और यहाँ पर दोस्तों हम लोग अंडमान निकोबार देखने को मिलता है। यहाँ पर हमको प्रवाल भित्तियां देखने को मिलती हैं। अगर आपसे पूछ दे कि प्रवाल भित्तियां कहाँ कहाँ पाई जाती है तो याद रखिएगा कहाँ पर, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है। अगर बात करें दोस्तों, थोड़ा सा आते हैं प्रवाल के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो सबसे पहले जो यहाँ पर दिमाग में रखने वाली चीज है कि प्रवाल है क्या, तो याद रखिएगा दोस्तों जो प्रवाल है वो एक प्रकार का क्या होता है, जीव होता है। बात करें दोस्तों प्रवाल के बारे में तो प्रवाल क्या होता है, एक प्रकार का जीव होता है। ठीक है,
ये प्रवाल का जो विकास होता है दोस्तों ज्यादातर हमको उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा प्रवाल एक प्रकार का जीव है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा, इसका जो विकास देखने को मिलता है उष्णकटिबंधीय महासागरों में हमको देखने को मिलता है, उष्णकटिबंधीय महासागर में, उष्णकटिबंधीय महासागर में। ठीक है, और इस प्रवाल के लिए जो सामान्य तापमान होता है या इनके विकास करने के लिए या इसके अनुकूलता के दृष्टिकोण से कितना तापमान जरूरी है, इसका जो तापमान दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी इतने डिग्री टेम्परेचर के बीच में प्रवाल जो है बहुत आसानी से अपना विकास कर लेता है या उनके लिए अनुकूल होता है। ठीक है, ये चीज महत्वपूर्ण रखिएगा। बात करें दोस्तों और प्रवाल के बारे में, तो प्रवाल का विकास ज्यादातर दोस्तों हमको देखने को मिलता है अवसाद रहित जल में। कहां पर दोस्तों? अवसाद रहित जल में, अवसाद रहित जल इनके विकास के लिए अनुकूल है। यानी ऐसे जल जहां पर अवसादों की मात्रा ज्यादा होती है वहां पे प्रवालों का विकास हमको देखने को नहीं मिलता है। अगर इसके पीछे कारण की बात करें भाइयों, इसके पीछे कारण की अगर बात करें तो अवसाद युक्त जो जल होते हैं वो क्या करते हैं, जो उस जल में जो प्रवाल होते हैं दोस्तों वो अवसाद उनके मुंह में चले जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी अवसाद युक्त जल में प्रवालों के विकास के दृष्टिकोण से वो अनुकूल परिस्थिति नहीं होती है। इसीलिए ज्यादातर प्रवाल कहाँ देखने को मिलते हैं? अवसाद रहित जहां पर जल होता है वहां पर उनका विकास देखने को मिलता है। और इसके बारे में अगर बात करें दोस्तों, ये बहुत ज्यादा समुद्र के गहराई में नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? आपको पता होगा कि जैसे जैसे हम लोग समुद्र की गहराई में चले जाते हैं तो हमको प्रकाश और ऑक्सीजन की मात्रा कम देखने को मिलती है। तो इनके विकास करने के लिए प्रकाश और ऑक्सीजन दोनों की मात्रा की आवश्यकता होती है। इसीलिए ज्यादातर इनका विकास हमको समुद्र के तटीय क्षेत्रों पर ही हमको ज्यादा देखने को मिलता है, या तट के सहारे इनका विकास देखने को मिलता है, ज्यादा गहरे समुद्र में नहीं देखने को मिलता है। तो प्रवाल के बारे में जो जी महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा, पहली चीज ये एक जीव है, दूसरी चीज ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में इनका हमको ज्यादातर विकास देखने को मिलता है और इनके लिए जो अनुकूलतम तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक। तीसरी महत्वपूर्ण याद रखिएगा, ये अवसाद रहित जल जो होते हैं वहां पे इनका विकास देखने को मिलता है। और अगला पॉइंट इसमें ध्यान में रखिएगा, ये समुद्र के गहरे या गहरे समुद्र में इनका विकास देखने को नहीं मिलता है। इसके पीछे क्या रीजन है वो सब हम लोग देख चुके हैं। अगर एक और इसके महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा इसके बारे में, जो प्रवाल होता है दोस्तों ये सहोपकारिता यानी जूजैंथली के साथ ये क्या करता है, जो प्रवाल होता है जूजैंथली के साथ सहोपकारिता में रहता है। इसका क्या तात्पर्य है दोस्तों? जो जूजैंथली होता है इसको यानी प्रवाल को भोजन उपलब्ध कराता है। क्या करता है? भोजन उपलब्ध कराता है। और जो प्रवाल होता है दोस्तों इसको आवास उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह से इनकी डिपेंडेंसी बनी रहती है कि जूजैंथली प्रवाल को भोजन उपलब्ध कराता है और प्रवाल जो है जूजैंथली को आवास उपलब्ध कराता है। इसी कारण ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से सहोकारिता के रूप में जुड़े होते हैं। यानी एक दूसरे पे इनकी डिपेंडेंसी बनी होती है क्योंकि कुछ चीजें जूजैंथली उनको प्रोवाइड कराता है और प्रवाल जो होते हैं इनको आवास क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा जूजैंथली के बारे में। जो जूजैंथली है दोस्तों इसी का जो रंग होता है, इसी के रंग के कारण ही हमको प्रवाल का रंग दिखाई देता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे किसके रंग की वजह से प्रवाल का रंग हमको दिखाई देता है, तो याद रखिएगा जूजैंथली के कारण हमको क्या है, प्रवालों का रंग दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगर बात करें दोस्तों प्रवाल भित्ति के बारे में, तो याद रखिएगा जो प्रवाल जीव होते हैं इनके द्वारा जो कैल्शियम कार्बोनेट, क्या दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यानी प्रवाल के द्वारा जो कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ा जाता है उसी के द्वारा समुद्र में एक चट्टानी संरचना का निर्माण होता है। तो प्रवालों के द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा समुद्र में जो चट्टानी संरचना हमको देखने को मिलती है दोस्तों, उसी को हम लोग प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोरल रीफ के नाम से जानते हैं। अगर बात करें दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा कोरल रीफ कौन सा है, विश्व का जो सबसे बड़ा कोरल रीफ दोस्तों हमको देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रेट बैरियर रीफ, जो कहां पर देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके पूर्वी क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में हमको देखने को मिलता है। तो आपसे इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें हम लोग
कर चुके हैं। हमको नहीं लगता है कि इससे ज्यादा आपसे पढ़ने की जरूरत है। अगर इसी वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लेंगे तो आप आराम से चाहेंगे तो 1-2 बार देखने के बाद आराम से, या तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग वीडियो को देखने के बाद दोस्तों क्या करेगा, एक शॉर्ट नोट बना लेंगे और उसी को एग्जाम में के पहले 1-2 बार देखकर चले जाएंगे। इससे बाहर आपको एग्जाम में जो है नहीं देखने को मिलेगा प्रश्न। चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। याद रखिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था वाल्टर जी रोशन महोदय ने। अगर आपसे पूछ दे कि सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वाल्टर जी रोशन ने किया था। इनके पहले दोस्तों एक है जिनका नाम है दाशमैन महोदय। अगर इन दाशमैन महोदय की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने अपने पुस्तक में जैव विविधता को सर्वप्रथम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द से क्या किया था, निरूपित किया था। तो दाशमैन महोदय ने जैव विविधता को अपने पुस्तक में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द से निरूपित किया था। आगे चल करके वाल्टर जी रोशमैन महोदय ने इसी के जगह जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जगह क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दोनों ही पॉइंट आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2011 से 2020 तक के लिए जो दशक है वो जैव विविधता दशक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ये टाइप करते समय मिस्टेक। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, भारत का जो प्रथम नेशनल सेंटर फॉर जो मरीन डाइवर्सिटी है दोस्तों, कहां देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है जामनगर में। अभी हम लोग जामनगर के बारे में बात किए दोस्तों, ये कहां पर है, गुजरात में है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि जो नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी है कहां पर है, तो याद रखिएगा गुजरात के जामनगर में स्थित है। ये जो दोस्तों हमको अनुसंधान संस्थान दिख रहा है, अनुसंधान संस्थान, ये संस्थान की अगर बात करें दोस्तों तो पीपीपी, ठीक है, पीपीपी यानी सार्वजनिक और निजी भागीदारी के सहयोग से भारत में निर्मित होने वाला ये पहला अनुसंधान संस्थान है। इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अगर इसके बारे में और बात करें दोस्तों जामनगर के बारे में, तो भारत का जो सबसे पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा दोस्तों, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला समुद्री या भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान हमको जामनगर में ही देखने को मिलता है, या एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है जो कहां पर देखने को मिलता है दोस्तों, गुजरात के जामनगर में, जहां पर कहां पर यह कच्छ की खाड़ी में। ये भी आप लोग दिमाग में रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सब जितने भी पॉइंट पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आते हैं दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे ध्यान रखिए, भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों कि जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था, दिसंबर 2002 में। कब पारित किया गया था, दिसंबर 2002 में। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2003 ईस्वी में हुई थी। और कहां पर हुई थी दोस्तों, चेन्नई तमिलनाडु में। तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी पॉइंट क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आते हैं अगले पॉइंट पे, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों, एक वृक्ष है जिसका नाम है सिबकथोर्न। ये क्या है, एक विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावना है। इस पेड़ के बेर में दोस्तों विटामिन और पोषक तत्व क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यानी जो सिबकथोर्न जो पौधा है, इसके बेर में हमको दोस्तों विटामिन और पोषक तत्वों की प्रचुरता देखने को मिलती है। अगर इसके कुछ ऐतिहासिक अगर पृष्ठभूमि पे जाने का प्रयास करें दोस्तों, तो चंगेज खां, आपने इनके इतिहास के बारे में काफी पढ़ा होगा। उन्हीं चंगेज खां की हम लोग दोस्तों बात करते हैं। इस चंगेज खां ने दोस्तों इसका सिबकथोर्न का जो बेर है इसका प्रयोग किया था, किसके लिए, अपने सेना को ऊर्जा शक्ति प्रदान करने के लिए, उनको या ऊर्जावान बनाने के लिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि चंगेज खां के द्वारा जिस पेड़ के बेर का प्रयोग किया गया था अपने सेना को ऊर्जावान करने के लिए, उसका क्या नाम है, तो याद रखिएगा दोस्तों उसका नाम है सिबकथोर्न, ठीक है। और इसी पेड़ को लेकर के दोस्तों रूसी कॉस्मोनाटों ने इसके तेल का कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए भी उपयोग किया था। अगर इस
पेड़ के बारे में बात करें, सुबकथोर्न पेड़ की बात करें भारत के दृष्टिकोण से, तो लद्दाख के क्षेत्र में दोस्तों, लद्दाख के क्षेत्र में ये पौधा हमको देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछ दे कि सुबकथोर्न पौधा भारत में कहाँ देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा लद्दाख क्षेत्र में देखने को मिलता है, जो वर्तमान समय में भारत का एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। इसी सुबकथोर्न, जो सुबकथोर्न है दोस्तों, इसी विशेषताओं की वजह से, कौन कौन सी विशेषताएं, इसकी विशेषता ये मृदा क्षरण को नियंत्रण करने में सहायक होता है, ये मरुस्थलीकरण को रोकने में भी सहायक होता है दोस्तों, और साथ साथ में मैंने पढ़ा ये पोषकीय दृष्टिकोण से, यानी पोषक तत्वों की प्रचुरता भी इसमें काफी ज्यादा पाई जाती है, और साथ साथ में दोस्तों यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। इन्हीं सभी विशेषताओं की वजह से दोस्तों भारत सरकार के द्वारा इनके खेती के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है। ठीक है, इस चीज को भी दिमाग रखिएगा। तो आपके जिस एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी उपस्थिति और इसकी विशेषताएं। अब वैश्विक स्तर पर या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, और भारत में इसकी कहाँ उपस्थिति है या कहाँ पर देखने को मिलता है, या इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इस सब चीजें पर हम लोग बात कर चुके हैं। आपके एग्जाम में इससे संबंधित कहीं से भी प्रश्न आएगा, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आते हैं हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, जितने भी उसके इर्द गिर्द की बातें हैं या उससे संबंधित और कौन कौन सी महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से बातें हैं या फैक्चुअल चीजें हैं, वो सब हम आपके सामने ला रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोगों को काफी मजा आ रहा होगा, और इससे संबंधित जो भी चीजें हैं वो भी आप अच्छे से नोट करते हुए चल रहे होंगे। चलिए, भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय है, हम लोग बात कर चुके हैं दोस्तों, इसको हम लोग सुबकथोर्न को लेह बेरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी दिमाग में रखिएगा। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? याद रखिएगा दोस्तों, भारत में गिद्धों की अत्यधिक प्रमुख का कारण क्या है कि जानवरों को जो दिया जाने वाला जो दर्द निवारक दवा है दोस्तों, जानवरों को दिया जाने वाला जो दर्द निवारक दवा है, ठीक है, जो जानवरों को दिया जाने वाला जो दर्द निवारक दवा है दोस्तों, वही क्या है, गिद्धों की कमी का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यानी अगर जो जानवरों को जो जब भी दर्द होता है, उनको जो दर्द निवारक दवाएं दी जाती हैं, और जब उन जानवरों की मृत्यु हो जाती है, तो उन मृत जानवरों को जब ये गिद्ध क्या करते हैं, खाते हैं, तो यही को दी जाने वाली जो दर्द निवारक दवा है इनके अंदर प्रवेश कर जाती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके मृत्यु का या इनकी कमी का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण का है, जानवरों को दिया जाने वाला जो दर्द निवारक दवा है। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल, जिसको हम लोग फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जानते हैं, वो है, याद रखिएगा दोस्तों, चमगादड़ को हम लोग फ्लाइंग फॉक्स या उड्डयन वल्गुल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, चमगादड़ जिसको हम लोग इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जानते हैं, उसको हम लोग ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सब जो अलग अलग नाम है, ये सब अलग अलग नामों को आप जो क्या करिएगा, ऐसे चमगादड़ लिख लीजिए। ठीक है, और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको ऐसे पॉइंट कर करके आप क्या करिए, एक जगह नोट कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको रिवीजन करना क्या होगा, काफी आसान होगा। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। प्रोसिपिस जूलीफ्लोरा, जो प्रोसिपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप की बात करें दोस्तों, ये जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी जैव विविधता के दृष्टिकोण से जो प्रोसिपिस जूलीफ्लोरा नामक पौधा है वो अच्छा नहीं है। क्यों इसलिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जहां पर भी ये उगता है वहां की जो जैव विविधता है उसमें हमको हरासमेंट देखने को मिलता है। तो यानी जैव विविधता के दृष्टिकोण से जो हमको जैव विविधता के दृष्टिकोण से जो सही पौधा नहीं है या जो जैव विविधता को कम कर देता है, उसका याद रखिएगा दोस्तों, इसका नाम है प्रोसिपिस जूलीफ्लोरा। ठीक है, चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। बात करते हैं दोस्तों समुद्री गाय यानी सी काऊ के बारे में। यह एक समुद्री स्तनधारी है, यानी एक तरह का क्या है दोस्तों, ये मैमल है, और घास खाने की इनकी आदत के कारण दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, समुद्री गाय जो एक तरह का स्तनधारी है, ये घास खाने की इनकी आदत के कारण दोस्तों इनको कहते हैं ड्यूगोंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, ड्यूगोंग। ठीक है, ड्यूगोंग कहिए या उन्हीं को हम लोग समुद्री गाय के नाम से या सी काऊ के नाम से भी जानते हैं। तो एक तरह का क्या है, स्तनधारी है, जो क्या खाता है, घास वगैरह खाता है। चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। बर्ड लाइफ
बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? याद रखिएगा दोस्तों, जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में बात करें, यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र यानी इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थानों की पहचान करते हैं। ठीक है। यानी बर्ड लाइफ जो इंटरनेशनल है, यह एक संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी से संबंधित है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों, यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता जो क्षेत्र है, उनके रूप में जो ज्ञात या निर्दिष्ट स्थल है, उनकी पहचान करने में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। ये जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के, इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा, ताकि एग्जाम में अगर आपसे इस तरह के कथन अवधारण करके पूछ दे तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लें। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना सबसे पहले जिस पर्यावरणविद ने दिया था, जो ब्रिटिश के रहने वाले थे, इसके पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इनके बारे में, उनका नाम था नॉर्मन मायर्स। ठीक है। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, भारत ने जैव सुरक्षा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारत में जैव सुरक्षा उपसंधि यानी प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौता हस्ताक्षर किया था। भारत ने जो जैव सुरक्षा उपसंधि थी उस पर कब हस्ताक्षर किया था? याद रखिएगा दोस्तों, 23 जनवरी 2001 यानी 23 जनवरी 2001 को भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, यूएन रेड प्लस, यूएन रेड प्लस प्रोग्राम के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है दोस्तों। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म के बारे में जानिए। दूसरा महत्वपूर्ण कि प्रोग्राम किससे संबंधित है। बात करें दोस्तों यूएन, इसके पहले यूएन रेड की बात करते हैं। यूएन रेड, बात करें दोस्तों यूएन रेड की, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन रिड्यूसिंग emission from deforestation and forest degradation सबसे पहले अगर आपके एग्जाम में यूएन रेड का फुल फॉर्म पूछ दे तो सबसे पहले उस फुल फॉर्म को अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशन रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है। ये जो प्रोग्राम है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या किया गया था? शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था दोस्तों? 2008 में। 2008 में ये इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। ये किससे संबंधित है? जो विकासशील देश है दोस्तों, उस विकासशील देशों में जो डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से जो उत्सर्जन होता है, उस उत्सर्जन में कमी लाने के दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2008 में इस प्रोग्राम को चलाया गया था। इसी प्रोग्राम का दोस्तों अगला जो चरण है उसी को हम लोग यूएन रेड प्लस के नाम से जानते हैं। यानी यूएन रेड प्लस जो प्रोग्राम है वो सिर्फ वनों के उनका जो डिग्रेडेशन और जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है उससे आगे बढ़ के उनके प्रबंधन और संरक्षण की भी बात करता है। ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ये जो प्रोग्राम दोस्तों युगांडा में 2013 और 2017 ये दोनों वर्ष हमको जो है यूएन रेड प्लस के दृष्टिकोण से देखने को मिलता है। ठीक है। तो युगांडा में 2013 और 2017 दोनों वर्षों में हमको यूएन रेड प्लस प्रोग्राम शुरू किया गया था, या उसी समय ये हमको देखने को मिलता है ये प्रोग्राम। ठीक है। याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका फुल फॉर्म क्या है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, ये प्रोग्राम चलाता कौन है। तीसरा महत्वपूर्ण बात, ये प्रोग्राम किससे संबंधित है। और चौथा महत्वपूर्ण बात कि जो ये प्रोग्राम है वो किस वर्ष चलाया गया था। इतने महत्वपूर्ण अगर बातें इससे संबंधित अपने दिमाग में रखे हुए हैं, इससे बाहर आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बात करें दोस्तों इसके बारे में, यह प्रोग्राम समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकता है। याद रखिएगा जैव विविधता का संरक्षण करने में, वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में तथा गरीबी कम करने में इस प्रोग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं हम लोग देख लिए। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे,
पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी, जिसको हम लोग टीब कहते हैं। इसका नाम ये जो पहल है दोस्तों, ये क्या संदर्भित करता है या किसके संदर्भ में? याद रखिएगा, जो पारितंत्र एवं जैव विविधता अर्थतंत्र है दोस्तों, यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है दोस्तों जो पारितंत्रों एवं जैव विविधता के मूल की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता करता है। ठीक है, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह रखिएगा, टीब का फुल फॉर्म, जिसका फुल फॉर्म है द इकोनॉमिक्स ऑफ द इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी। और दूसरा याद रखिएगा दोस्तों, इस पहल का दृष्टिकोण क्या है या इस पहल का उद्देश्य क्या है, या पहल जो शुरू किया गया था ये किसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। टीब, जिसको हम लोग अभी पढ़े हैं, द इकोनॉमिक्स ऑफ द इकोसिस्टम एंड द बायोडायवर्सिटी, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको हम लोग यूनेप बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। और याद रखिएगा दोस्तों, इसी टीब का जो मुख्यालय है हमको जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। यानी टीब का फुल फॉर्म क्या है, इस पहल का उद्देश्य क्या है, और दूसरा ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है, और चौथा इसका हेडक्वार्टर हमको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। सिंह पुच्छी वानर, जिसको हम लोग मकाक भी बोलते हैं, अपने प्रकृति आवास में पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जो सिंह पुच्छी वानर, जिसको हम लोग मकाक भी बोलते हैं, ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन राज्यों में हमको देखने को मिलता है। आते हैं अगले पॉइंट पे। चीता, चीता को भारत में विलुप्त घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में चीता वर्ष 1952 से ही विलुप्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछ देता है कि चीता भारत में किस वर्ष से विलुप्त घोषित कर दिया है, याद रखिएगा वर्ष 1952 से। अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। जम्मू एवं कश्मीर का राज्य पक्षी है, तो जो काली गर्दन वाला जो सारस है दोस्तों, ये जम्मू एवं कश्मीर का राज्य पक्षी है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जम्मू एवं कश्मीर के साथ साथ ये लद्दाख का भी क्या है, राज्य पक्षी है। अगर बात करें दोस्तों जम्मू कश्मीर का राज्य का जो राज्य पशु की बात करें दोस्तों, याद रखिएगा जो जम्मू कश्मीर राज्य का जो राज्य पशु है उसको हम लोग बोलते हैं कश्मीरी हिरन, या इसी को हम लोग हैंगलू के नाम से भी जानते हैं। बात करें लद्दाख के बारे में, तो लद्दाख के हम लोग राज्य पक्षी के बारे में बात कर लिए दोस्तों, काली गर्दन वाला सारस ही है। लेकिन अगर इसके बात करें लद्दाख के कि राज्य पशु कौन सा है, याद रखिएगा दोस्तों, जो लद्दाख का जो राज्य पशु है उसको हम लोग बोलते हैं हिम तेंदुआ। ठीक है, हिम तेंदुआ। तो जो भी महत्वपूर्ण इससे संबंधित और भी बातें हैं वो सब हम लोग देख चुके हैं। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा अवशमन अवस्था को जिसमें वहां के अनेक प्राणी जाड़े की ऋतु बिताते हैं, क्या कहलाता है दोस्तों, उसको हम लोग हाइबरनेशन बोलते हैं, या उसी को हम लोग शीत निष्क्रियता के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन का क्या तात्पर्य है। इसका मतलब है कि समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में जो रहने वाले जीव हैं वो उस निष्क्रिय तथा अवशमन अवस्था को जिसमें वह अनेक प्राणी जाड़ों में रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन के नाम से जानते हैं। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। याद रखिएगा दोस्तों, निम्न अक्षांश से, यानी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अगर ये विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा में निम्न अक्षांश से, ये निम्न अक्षांश है, इसके निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की ओर, चाहे उत्तरी गोलार्ध में चाहे दक्षिणी गोलार्ध में जब भी जाते हैं तो हमको जो जैव विविधता है दोस्तों हमको कम देखने को या घटती हुई देखने को मिलती है। तो निम्न अक्षांशों में दोस्तों उच्च अक्षांशों की तुलना में हमको जैव विविधता ज्यादा देखने को मिलती है। इसके पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर जैव विविधता क्यों ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आपके एग्जाम में कथन और कारण में इस तरह से घुमाकर पूछ दे तो याद रखिएगा कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर जैव विविधता हमको घटते हुए देखने को मिलती है। उसके पीछे क्या कारण है हम लोग पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ही हम लोग उसके ऊपर निम्न अक्षांशों उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं तो तापमान घटने के साथ साथ दोस्तों हमको वर्षा की मात्रा भी कम देखने को मिलती है। वर्षा की कम मात्रा देखने को मिलती है, साथ साथ में जो नमी है वो भी कम देखने को मिलती है। ये सब रीजन है जिसकी वजह से जैव विविधता का जो विकास है वो हमको क्या नाम है, या उनके विकास के लिए प्रतिकूल स्थितियां जनरेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है दोस्तों
जैसे जैसे निम्न अक्षांश उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं हमको जैव विविधता का हरासमेंट या उनमें कमी देखने को मिलती है। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, वृक्षों पर रहने वाला वह स्तनधारी जिसका जियोलॉजिकल नाम एलुरस फ्लंगेस है। क्या है दोस्तों? तो वृक्षों पर रहने वाला वो स्तनधारी जिसका जियोलॉजिकल नाम एलुरस फ्लंगेस है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं रेड पांडा। तो सबसे पहले याद रखिएगा रेड पांडा के बारे में दोस्तों, यह वृक्षों पर रहने वाला एक मैमल है, स्तनधारी है, और इसका जो जियोलॉजिकल नाम है दोस्तों याद रखिएगा एलुरस फ्लंगेस के नाम से जानते हैं। क्या नाम थे? एलुरस फ्लंगस के नाम से। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, तो भारत में अगर रेड पांडा की बात करें दोस्तों तो इसका प्राकृतिक आवास कहां देखने को मिलता है? तो जो उत्तर पूर्वी भारत का जो हिमालयी उप हिमालयी क्षेत्र है वहां पर हमको रेड पांडा की उपस्थिति या इनका प्राकृतिक आवास देखने को मिलता है। यानी रेड पांडा के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, सबसे पहले ये वृक्षों पर रहने वाला एक स्तनधारी है, दूसरा इसका जियोलॉजिकल जो नाम है एलुरस फ्लंगेस है, और तीसरा ये भारत में अगर इसकी प्राकृतिक आवास की बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत के हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलता है। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है, ठीक है, जो आर्द्र भूमि एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। याद रखिएगा दोस्तों, जो वेटलैंड इंटरनेशनल है जो एक गैर सरकारी एक गैर लाभकारी संगठन है, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों हमको देखने को मिलता है नीदरलैंड में, ठीक है, इस चीज को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु प्रथम बाध्यकारी कदम कब उठाया गया था? याद रखिएगा दोस्तों, भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु भारत सरकार के द्वारा जो सबसे पहले बाध्यकारी कदम उठाया गया था वो उठाया गया था दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के द्वारा। इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा कि आर्द्र भूमि के संरक्षण संबंधी जो सबसे पहले बाध्यकारी कदम उठाया गया था वो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के द्वारा ही उठाया गया था। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम घोषित किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2010 में घोषित किया गया था, ठीक है। ये सब जो आपके पर्यावरण पाठ के संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अधिनियम है, जो भी महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, जो भी शब्दावली है जिसके कुछ न कुछ मीनिंग है, इस सब चीजों को ध्यानपूर्वक आप नोट करते चलिए, इस सब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का जो क्षेत्र होता है दोस्तों उसको हम लोग आर्द्र भू क्षेत्र बोलते हैं या आर्द्र भूमि क्षेत्र बोलते हैं। यानी जो जलीय क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र के बाद और जो मान लीजिए ये जलीय क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों, ये जलीय क्षेत्र है, और जलीय क्षेत्र के बाद दोस्तों अगर इसके बात करें ये शुष्क क्षेत्र है। जलीय क्षेत्र और शुष्क क्षेत्र के बीच का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, इसी क्षेत्र को हम लोग नाम देते हैं आर्द्र भूमि क्षेत्र, ठीक है। और आर्द्र भूमि क्षेत्र के बारे में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है, इसके भी बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलता है गुजरात में, उसके बाद हम लोग आंध्र प्रदेश में देखते हैं। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है वो आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से क्या है दोस्तों? कम है। यानी भारत में जो तटीय आर्द्र भूमि का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो जो आंतरिक आर्द्र भूमि का जो भौगोलिक क्षेत्र है उससे कम है। अगर आपसे पूछ दे कि भारत में तट आर्द्र भूमि का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है सबसे ज्यादा कहाँ कितना है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो जो आंतरिक आर्द्र भूमि का जो क्षेत्र आता है उसमें जो आर्द्र भूमि है उसकी प्रतिशतता जो है सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद हमको जो तटीय आर्द्र भूमि है थोड़ा सा उससे कम हमको देखने को मिलती है, ठीक है। इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। तो सबसे ज्यादा किसका है? आंतरिक आर्द्र भूमि का क्षेत्र हमको देखने को मिलता है। अगले पॉइंट पे बात करें दोस्तों तो जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जैव द्रव्यमान का जो वार्षिक उत्पादन सबसे कम हमको गहरे सागर में देखने को मिलता है। इसके पीछे हमने बात किया हुआ है कि जैसे जैसे गहरे सागरों में जाते हैं दोस्तों वहां पर ऑक्सीजन और प्रकाश की मात्रा कम होने की वजह से वो उस वाले रीजन में दोस्तों जो प्रवाल वगैरह होते हैं, प्रवाल भित्तियों वगैरह का जो विकास वगैरह होता है वो हमको कम देखने को मिलता है। यही वजह है कि ऐसे रीजनों में या गहरे समुद्रों में या गहरे महासागरों में हमको जैव विविधता कम देखने को मिलती है। आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आता है। मैंने बात किया था दोस्तों कि जो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है दोस्तों, वो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन क्षेत्र है वहां पर जैव उत्पादन या जैव विविधता हमको काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को
काफी अच्छे से समझ में आया होगा। और जो भी कंफ्यूजन होगा दोस्तों आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आने वाले लेक्चर में उस पर हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो आप जो है प्रीवियस ईयर में आप इससे संबंधित सब प्रश्न देखे होंगे, आने वाले एग्जाम में भी इससे संबंधित प्रश्न आने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। इस वीडियो को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इसको लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।